नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स तरीश में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी घातक यूसीवी की तरफ से है, जिसे अभी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या आरपीएसए का नाम दिया गया है। ये एक 10 से 13 टन क्लास की स्टेल्थ ड्रोन होने वाली है, जिसे आगे चल के हम डीप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको डेवलप करने से पहले एक स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप को भी डेवलप किया गया था, जिसका नाम स्विफ्ट रखा गया था, और अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट किया चुका है। और आखिरी बार जब इसको टेस्ट किया गया था तब इसकी ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम के साथ साथ ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन को भी टेस्ट किया गया था। अब जैसे कि हमारा टेस्ट बेड सफल हो चुका है, तो लार्जर साइज की स्टेल्थी ड्रोन को बनाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी वैलिडेट होने लगे हैं। तो अभी एडी और एचएएल की तरफ से आरपीएसए को फुल स्केल में डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, और इसे डेवलप करने से पहले अभी इसके लिए एक स्पेशल एयर इनटेक को भी डेवलप किया गया, जिसे अभी डक फैब्रिकेटेड विथ मैग्नेटिक फ्लेक का नाम दिया गया। इसे डेवलप करने के पीछे जो मेन कारण है वो ये कि इससे एयरक्राफ्ट या ड्रोन की जो आरसीएस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेटेड इमेज को भी एचएएल और एडी की तरफ से पब्लिश किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं जिस डक में मैग्नेटिक फ्लेक का इस्तेमाल किया गया है टेस्टिंग के दौरान, उसमें रडार वेव लगभग ना के बराबर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इससे एयरक्राफ्ट की आरसीएस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और जो हीट सिग्नेचर होता है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी आगे चल के हमारी स्टेल्थ यूएवी में इस्तेमाल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि शिप्स के ऊपर अभी ड्रोन से अटैक करना एक कॉमन बात बन चुका है, और पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर ऐसे मल्टीपल अटैक होने की खबर सामने आ चुकी है, जो कि मर्चेंट नेवी के वेसल के साथ हुआ था। अब जैसे कि हम पीस टाइम पर है तो हमारे वॉरशिप पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर जंग जैसे हालात होते हैं तो सेम स्ट्रेटेजी दुश्मन भी अपना सकता है और हमारे वॉरशिप्स के ऊपर ड्रोन से हमला कर सकता है। इसी वजह से अभी हमारी नेवी की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सभी वॉरशिप्स में एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का एक नेवलाइज्ड वेरिएंट होने वाला है, जिसे अभी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जाएगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक होने वाली है, और इसमें बहुत हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि दुश्मन की ड्रोन्स की सिग्नल्स को जैम करके उनको नाकाम कर सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर वेपन की मदद से उनको टारगेट करके गिरा सकता है। और ये ड्रोन्स को काउंटर करने का इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। इसी वजह से अभी रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सभी वॉरशिप्स में इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया, और नेवी चीफ का ये कहना था कि हम एक ही बार में इनको हमारे सभी वेसल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको अभी फेज वाइज मैनर में करने की बात की गई, और फुल स्केल में इनको अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर भी किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब आप सबको पता होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के बीच आमना सामना हुआ, तो तब हमारा जो MiG-21 एयरक्राफ्ट था, इसकी रेडियो को पाकिस्तान की तरफ से जैम कर दिया गया था, और इसी वजह से अभिनंदन वर्धमान को कंट्रोल रूम से भेजे गए इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर नहीं मिल पाया था कि वो LOC पार कर रहे हैं, और कुछ सेकंड डिले होने की वजह से ही वो दुश्मन की रैम में काफ़ी अंदर तक चले गए थे। अब इसके बाद इस लूप होल को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ओल्डर जनरेशन की रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था, और तब हमारे पास कोई इंडिजिनस सोल्यूशन ना होने की वजह से इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंपोर्टेड सिस्टम को हमको एक्वायर करना पड़ा था, जिनको हमारे सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सेकेंडरी एप्लीकेशन के लिए इंपोर्टेड सिस्टम को एक्वायर करने के बदले इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक मैन पोर्टेबल सिस्टम होने वाले हैं। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को भी फाइनल किया गया। इन सिस्टम की खास बात यह कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होने की वजह से इनमें कम्युनिकेशन के टाइम पर डाटा इंक्रिप्टेड रहता है, जिससे इतनी आसानी से दुश्मन चाहकर भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, यानी कि दुश्मन आसानी से हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क के इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसी को भी कवर करने वाला है, जिससे हम इससे अलग अलग तरह की व्हीकल यूनिट्स और एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। अगला अपडेट जेट पैक की तरफ से।
कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से अभी जेट पैक को एक्वायर किया गया था, लेकिन वो जेट पैक जो थे वो ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी की तरफ से थे, यानी कि इम्पोर्टेड सिस्टम था। अभी डीआरडीओ की तरफ से भी दिए गए डाटा के मुताबिक वो भी अभी सेम तरीके की जेट पैक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी जेट पैक की प्रोटोटाइप को लगभग तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी एक्चुअल इमेज को पब्लिश नहीं किया गया। अब डीआरडीओ की तरफ से जिस जेट पैक को डेवलप किया जा रहा है ये ब्रिटिश सिस्टम के मुकाबले काफ़ी अलग है, क्योंकि ब्रिटिश ओरिजिन जेट पैक में गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल होता था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से अपनी जेट पैक को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक बैटरी पर इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक सेल्फ कंटेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। अब इसमें डीआरडीओ का एक कहना है कि डीआरडीओ की जेट पैक का ब्रिटिश जेट पैक के मुकाबले कई एडवांटेजेस होने वाले हैं। पहला, ब्रिटिश ओरिजिन जेट पैक का जो एंड्योरेंस था वो 15 मिनट के आसपास है और ये गैसोलीन से चलता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज को भी जनरेट करता है। और अगर स्पेशल फोर्सेस की तरफ से ऐसी कोई भी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है तो नॉइज उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नॉइज को कई गुना तक रिड्यूस किया जा सकेगा। और डीआरडीओ की तरफ से अभी जिस सिस्टम को बनाया जा रहा है उसका एंड्योरेंस अभी 20 मिनट के आसपास है, जिसे डीआरडीओ की तरफ से अभी 2 घंटे तक बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, जिससे ये सिस्टम मार्केट में अवेलेबल बाकी किसी भी कन्वेंशनल जेट पैक के मुकाबले हर मामले में बेहतर होने वाला है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कन्वेंशनल सिस्टम के मुकाबले ईजी होने के साथ साथ इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कई गुना तक कम होने वाला है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से पब्लिक किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल मॉडर्न आर्टिलरी गन्स को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था। इस डील में फिलहाल कितने आर्टिलरी गन को खरीदा जाने वाला है ये बताया नहीं गया था, लेकिन इसमें खरीदे जाने वाले आर्टिलरी गन्स को बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर ही खरीदने का फैसला किया गया, जिससे साफ है कि इसमें मेड इन इंडिया सिस्टम को एक्वायर किया जाएगा। अभी कुछ दिनों के अंदर इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी इशू किया जाने वाला है, जिसमें 155 mm स्टैंडर्ड की टोड आर्टिलरी गन को खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ATGS को भी खरीदा जा सकता है तो हो सकता है आप गलत होने वाले, क्योंकि इस टेंडर की जो कंडीशन है उसमें हो सकता है ATGS फिट नहीं होने वाला है। कंडीशन ये कि इसमें जिन भी आर्टिलरी गन को खरीदा जाएगा वो 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन होने वाले हैं और ये मिनिमम 5 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखने वाले। इसके अलावा इनकी जो बैरल है इसकी मिनिमम सर्विस लाइफ 1500 राउंड के आसपास होना चाहिए, यानी कि 1500 राउंड के फायर करने के बाद इनको बैरल बदलने की जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन जो मेन कंडीशन था जिस वजह से इसमें ATGS क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो ये कि इसमें जिस भी टोड आर्टिलरी गन को खरीदा जाएगा उसकी मैक्सिमम वेट 15 टन तक होना चाहिए, लेकिन ATGS का वेट 18 टन के आसपास है। इस वजह से हो सकता है इस टेंडर में ATGS क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी इसमें कल्याणी ग्रुप की अल्ट्रालाइट हाउजर, भारत 52 गन्स और धनुष जैसे आर्टिलरी गन शामिल हो सकते हैं। और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें एथॉस गन को भी कंसीडर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी अपनी IL-76 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट प्लेटफॉर्म का मेजर हिस्सा भी है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जितने भी IL-76 एयरक्राफ्ट हैं लगभग 40 साल के आसपास पुराने हो चुके हैं, तो इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको 2030 के आसपास रिटायर करने का प्लान बनाया गया है। अब जैसे कि एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है तो इस कैटेगरी में अभी कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर IL-76 का कोई डायरेक्ट कंपटीटर था तो वो C-17 एयरक्राफ्ट था, लेकिन C-17 की प्रोडक्शन बंद होने के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सेम स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने में परेशानी हो सकती है, जिस वजह से अभी रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से भारत को अपनी IL-76 एयरक्राफ्ट की ही एक नई वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है, जिसे IL-76 MD-90A कहा जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से सऊदी अरब में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले भी किया गया था और रशिया को लगता है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग IL-76 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए आइडियल चॉइस होने वाला, क्योंकि अभी इसमें एक मॉडर्न
PA-9076 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बेहतर परफॉर्मेंस, लो मेंटेनेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करता है, जिससे इस एयरक्राफ्ट की रेंज और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों बेहतर होने वाले हैं। और इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ साथ रीइंफोर्स्ड विंग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को काफ़ी बेहतर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले हमारे पास जो IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद थे, उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट बहुत ही ख़राब थी। तो उस वजह से हो सकता है इंडियन एयरफोर्स IL-76 को दोबारा खरीदने से पहले ज़रूर सोचने वाला है, क्योंकि जहां पर हमारी C-17 एयरक्राफ्ट की जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट था वो 98% से हमेशा ऊपर रहता है, वहीं पर IL-76 एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 50% से कम पाया गया था। तो वो भी एक मेजर कारण है जिस वजह से रशिया की तरफ से ऑफर करने के बाद भी हो सकता है भारत आगे चल के IL-76 को दोबारा खरीदने के लिए कंसिडर करने वाला है। और ऊपर से रशिया पर लगा गए सैंक्शन और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन की वजह से और भी परेशानी क्रिएट हो सकती है। अगला अपडेट हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट की तरफ से है। अभी तक हमारी जो मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनी थे, उन्हीं की तरफ से ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें एक तरफ HAL की तरफ से एक हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट को बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से भी इसी कैटेगरी के अंदर हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट को डेवलप किया जा रहा था। और रिसेंटली इसमें नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी को सफलता भी मिल चुका था। ये एक तरीके की सोलर पावर सैटेलाइट या ड्रोन है, जो कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। और इससे बड़ी बात यह है कि इनकी जो एंड्योरेंस है वो बाकी किसी भी कन्वेंशनल ड्रोन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये महीनों तक हवा में रह सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। और इन सिस्टम को ड्रोन्स और सैटेलाइट के एक बीच का सिस्टम कहा जा सकता है। लेकिन अभी इस सेक्टर में हमारी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी L&T की तरफ से भी एंटर करने का फैसला किया गया। L&T की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो भी अभी एक हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट को डेवलप करने वाले हैं, जो कि HAL और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सैटेलाइट्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर भी होने वाले। और इसके लिए L&T की तरफ से सभी प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी डेवलप करने की बात की गई है। HAL की तरफ से डेवलप किए जाने वाले हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट की एंड्योरेंस लगभग 3 से 4 महीने तक होने वाली है, जबकि L&T की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक वो अभी जिस हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट को बनाने वाले इसकी एंड्योरेंस 12 महीने तक होने वाला, यानी कि एक बार इसको लॉन्च करने के बाद ये लगभग 1 साल तक हवा में रह सकता है। और इसको अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो हम इसे मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम इसको सर्वेलेंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू से मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए और लो कॉस्ट कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर रूरल एरिया में इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट हेल क्लास की UAV की तरफ से। USA पैटरडोन को एक्वायर करने के बाद भारत की तरफ से हेल क्लास की UAV को भी हासिल करने का फैसला किया गया था, और इसके लिए HAL और DRDO की तरफ से सेपरेट डेवलपमेंट को शुरू करने का फैसला किया गया था। लेकिन बीच में रुस्तम 2 या तापस UAV के डेवलपमेंट में रुकावट आने की वजह से और ये अपनी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर को हासिल ना कर पाने की वजह से इसको फर्दर डेवलप करने से गवर्नमेंट की तरफ से इनकार कर दिया गया था। तो इसके बाद अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो हेल UAV प्रोग्राम है उसे AD और DRDO की तरफ से अकेले डेवलप ना करा के उसको SPV मॉडल यानी कि स्पेशल प्रपोज व्हीकल मॉडल के अंदर डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से MCOR ट्विन इंजन डेगवेज फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है, ठीक वैसे ही आगे चल के हमारी हेल क्लास की UAV को भी डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है। अभी तक AD की तरफ से इसकी बस एक बेसिक सा मॉडल तैयार किया गया और अभी हमारी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट का डिटेल लिया जा रहा है, जिसको बेस करके आगे इसको डेवलप किया जाएगा। इसमें अभी तक 2 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी इंटरेस्टेड है और खुद HAL अभी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर भी इसको डेवलप करना चाहता है। अगला अपडेट भारत और मालदीव्स की तरफ से है। पिछले कुछ महीनों से जब से मालदीव्स में नई सरकार बनी है तब से भारत और मालदीव के रिलेशन में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। और सीधी सी बात है कि वर्तमान की जो मालदीव की गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है और डायरेक्टली वो भारत की इन्फ्लुएंस को वहाँ से कम करना चाहते हैं। इसी वजह से वो भारत की तरफ से उनको गिफ्ट में दिए गए डॉनर एयरक्राफ्ट को और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते और इनकी ऑपरेशन के लिए भारत की तरफ से जितने क्रू मेंबर्स को मालदीव्स को दिए गए थे, एलोकेट किए गए थे, उन सभी को मालदीव्स अभी भारत वापस भेजना चाहता है। इसी बात को लेके पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी चर्चा चल रहा था और कहीं ना कहीं मालदीव्स में जो सरकार बनी है वो भारत के बदले चाइना पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
अभी फ़िलहाल भारत के पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें या तो हम पूरी तरीके से हमारी ट्रूप्स को मालदीव से हटा सकते हैं, जो कि भारत करना नहीं चाहता है, जिस वजह से रिसेंटली मालदीव के लिए कुछ फाइनेंशियल एलोकेशन को भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, ताकि अपनी इन्फ्लुएंस को वहाँ पे थोड़ा बेहतर किया जा सके। और अभी एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ से मालदीव की गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें मालदीव के डिमांड के मुताबिक मालदीव में मौजूद सभी 85 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को, जिनको ध्रुव हेलीकॉप्टर या डोनो एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए वहां पे डिप्लॉय किया गया था, उनको वहां से वापस इंडिया लेने का फैसला किया जा रहा है। और उसके बदले वहां पर भारत की तरफ से अपनी सिविलियन को वहां पे डिप्लॉय करने का कंडीशन रखा जा रहा है, यानी कि हम हमारी मिलिट्री पर्सनल्स को वहां से हटाकर HAL की टेक्नीशियन और पायलट्स को वहां पे तैनात करने वाले। और ये सब इसी साल की मार्च से अप्रैल के बीच करने की बात की गई, जिसमें एक तरीके से मालदीव के गवर्नमेंट की बात भी रह जाएगी और साथ ही हमारी प्रेजेंस भी मालदीव में कम नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मालदीव से हमारी पकड़ कमजोर होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।